आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे इतिहास के 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कभी न कभी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करें और समझने का कोशिश करें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ये आपका 45वीं बीपीएससी 2002 का प्रश्न पूछा गया था 2002 में। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। पहला, आर्थिक जीवन से, या फिर राजनीतिक नीतियां से, धार्मिक जीवन से, या सामाजिक जीवन से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अर्थशास्त्र है, जैसे आजकल जो हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें हम लोग अक्सर देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो रुपए पैसे और उत्पादन, ये सभी उद्योग धंधे, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कि वस्तु विनिमय इत्यादि के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन या आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं आजकल के अर्थशास्त्र में। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर बात हुई है तो ये जो है इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। इसमें आप ध्यान देंगे कि राजनीतिक नीतियां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये आपका 42nd बीपीएससी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान पहला, दूसरा बिहार, तीसरा श्रीलंका, चौथा कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, श्रीलंका। देखिए, जब बात हुई है अशोक की, तो अशोक के साम्राज्य में ये बिहार, अफगानिस्तान और कलिंग, ये तीनों शामिल थे, परंतु श्रीलंका शामिल नहीं था, जिसमें कि ये बाद में अपने, ठीक है, अपने पुत्रों को, ठीक है, एक संघमित्रा और अपना पुत्र रहता है, उसको दोनों को साथ में भेजता है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब चलते हैं आगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आप ये याद रखेंगे, ये 45th बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये 7 वर्णों में मेगास्थनीज ने समाज को बांटा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ये 46th बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में लिखी गई है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। 46th बीपीएससी 2004 का प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा बिंदुसार और चौथा कुणाल। इसका आंसर है चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी सर्वप्रथम। तो ये आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर, जो कि गया में स्थित है। ठीक है, बराबर की जो गुफा है वो गया जिला में स्थित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। पहला आजीविकों ने किया, या दूसरा थारुओं ने किया, तीसरा जैनियों ने किया, या फिर चौथा तांत्रिकों ने किया। तो इसका सही आंसर है आजीविकों ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 40th बीपीएससी 1995 का प्रश्न है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का आपको नाम बताना है। तुर्मस्की का लौह स्तंभ है, या फिर रोमनदेह का स्तंभ है, या क्वीन स्तंभ है, या फिर भाबरू स्तंभ है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे कि जो भाबरू स्तंभ था अशोक का, वही स्तंभ जो है बताता है कि मगध का सम्राट बताया गया। स्वयं को मगध का सम्राट अशोक ने भाबरू स्तंभ में बतलाया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया। ये यूपीपीसीएस, ठीक है, 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा, दूसरा हर्षवर्धन द्वारा, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, या समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सूची 1, सूची 2,
ये आप देखिए कि चंद्रगुप्त के सामने प्रियदर्शी है, बिंदुसार के सामने सेंड्रोकोटस है, अशोक के सामने अमित्रघात है और चाणक्य के सामने विष्णुगुप्त है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपके पास रहे तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक नियम है कि कभी भी आप शुरू से मत करने का कोशिश करिए। रैंडमली आप किसी को भी आप या तो लास्ट को ले लीजिए या फिर सी को ले लीजिए, यही आप मान के चलिए, बीच में से आप ले लीजिए और एक नंबर आप फाइंड करने का कोशिश करिए। जैसे अशोक का प्रियदर्शी से संबंध है मान लीजिए, तो C1 हुआ। आप यहाँ पर देखिए कि C का 1 कहां पर है, C1। देखिए एक ही ऑप्शन में C1 है, अगर 2 ऑप्शन में रहता तो दोनों को फिर काउंटर करके देखते, लेकिन यहाँ पे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका यहाँ पर 3-3 है तो यहाँ पर आपको काउंटर करने की आवश्यकता हो सकती थी अगर ऐसी स्थिति बनती तब, लेकिन यहाँ पे C का 1 है और अब कंफर्म है कि अशोक का प्रियदर्शी एकदम होगा ही 100% अब कंफर्म है। तो C का 1, तो यहाँ पे C का 1 एक ही ऑप्शन में है, 2 3 1 4 जो कि C में है। तो अब इसको आप कंप्लीट करके देखिए कि A का 2 है या नहीं है। चंद्रगुप्त, ठीक है, 2 सेंड्रोकोटस बिल्कुल सही का चंद्रगुप्त का है। अब ये D का देखिए, यहाँ पे C के लिए D का 4 है, तो यहाँ पे D का 4 आप देखिए चाणक्य का विष्णुगुप्त है, तो ये 100% सही हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का यही तरीका है कि रैंडमली किसी आप एक को ले लें, उसके बाद में जो ऑप्शन रहता है उसको आप 1-2 को और टच करके देखिए, ठीक है, और उसके बाद में आप सही है या नहीं है उसकी जांच आप कर लीजिए। उसके बाद उत्तर की सत्यता जांच होने के बाद में आप उसको कंफर्म कर लीजिए। और ऐसे प्रश्न ज्यादातर यूपीएससी या फिर आपके पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में पूछे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? पहला अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या खरगोन ने? तो ये एमपीएससी आपका 1995 का प्रश्न है। सांची का स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आप जानते होंगे कि जेम्स प्रिंसेप थे। ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, जो कि सीपीएससी में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 में, ठीक है। और ये 48 से 52 आपका बीपीएससी जो कि 2008 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शंस था आपका जॉन टावर, ठीक है, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकॉफ या फिर डी जेम्स प्रिंसेप। तो ये आप याद कर लें कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वो है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1 में, शिलालेख 2 में, शिलालेख 3 में या फिर शिलालेख 13वां में? तो ये आपका RTS 1999 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है शिलालेख 13वां। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। इसका सही आंसर है अशोक। अशोक एकमात्र सम्राट था जो कि हमेशा जनता के संपर्क में बना रहता था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक लोकप्रिय शासक भी था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें पहला और 10वां था या फिर पहला और 11वां था, दूसरा एवं 13वां था या दूसरा एवं 14वां था? तो इसका सही आंसर है दूसरा एवं 13वां। देखिए, अशोक के वे शिलालेख के बारे में आपको बताना है जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं। तो संगम राज्य के बारे में शिलालेख जो बताता है, जानकारी देता है अशोक का शिलालेख, वो है दूसरा एवं 13वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे कि अशोक के वैसे शिलालेख जो कि संगम राज्य के बारे में बताते हैं वे शिलालेख दूसरा एवं 13वां बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उत्तराखंड पीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उस शिलालेख का क्या नाम है? तो वो पहला किस जगह पर है उससे भी संबंधित है। तो पहला देवप्रयाग में है, कालसी में है, केदारनाथ में है या ऋषिकेश में है? तो ये जो चारों जगह है उत्तराखंड में है। जो कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो है कालसी नामक स्थान पर। तो आप याद कर लेंगे कि उत्तरांचल में कालसी नामक स्थान पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है? कालसी में, रुक्मिणीदेही में, कलिंग राज्यादेश में या मास्की में? तो इसका सही उत्तर है मास्की में। इसमें पूछा गया है कि राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया। राज्यादेश अर्थात शिलालेख ही है, किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है?
तो ये आप हमेशा याद करेंगे कि मास्की जो अभिलेख है, ठीक है, कालसी अभिलेख, रुमिणदेई, सब जगह का नाम है। कालसी नामक स्थान पर था जो कि उत्तराखंड में है, रुमिणदेई नामक स्थान पर है, फिर कलिंग जो आपका उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में राज्यादेश था कलिंग नामक स्थान पर उसके लिए, और मास्की नामक स्थान पर। तो याद रखेंगे कि व्यक्तिगत नाम अशोक के नाम से जो शिलालेख लिखा गया है वो मास्की नामक स्थान पर है, उसको हम मास्की अभिलेख भी कहते हैं या मास्की शिलालेख भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, सी अष्टाध्यायी में, या बृहत कथा मंजरी में? तो ये आप याद कर लेंगे कि ये जो बात कही गई है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग, ये मुद्रा राक्षस में कही गई है। सॉरी, इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में, ठीक है, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे, मुद्रा राक्षस में नहीं है, ठीक है, मुद्रा राक्षस में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इस ग्रंथ में अगर पूछा गया है कि शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो हमेशा याद करेंगे कि अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, ठीक है, याद कर लेंगे कि अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और नेपाल। ये आपके पास ऑप्शन है, आप हमेशा याद कर लेंगे कि इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अगर पाया गया है तो वो स्थान या फिर वह देश अफगानिस्तान है। दूसरा चीन, वर्मा, नेपाल इत्यादि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि इसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ऑप्शंस में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, कि अशोक के किस अभिलेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये आप याद करेंगे, प्रथम पृथक शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसमें मैंने फैक्ट्स के रूप में डाल दिया है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा। तो इसमें प्रश्न ये पूछा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो उसमें केवल महेंद्र भी दे देता है जो कि उसका पुत्र था, और संघमित्रा उसकी पुत्री का नाम है। तो महेंद्र तथा संघमित्रा दोनों को ही कहाँ भेजा गया था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस देश में भेजा? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। और श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को किस का प्रचार करने के लिए भेजा गया, किस धर्म के प्रचार के लिए? तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म ऐसे घुमा के अगर दे दे तो बौद्ध धर्म आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप एक लाइन आप जानते हैं अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा, तो इससे कई एक प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। मैं इसी प्रकार से अन्य वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिलता रहे और आप लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो की समाप्ति होती है। नमस्कार।